Recording in progress. जो है उन्होंने अपनी शिक्षा एमबीए आईआईएम पुणे से किया हुआ है। फैमिली बैकग्राउंड, उनके पिताजी आर्मी में थे, इसकी वजह से कई सारे राज्यों में उनकी शिक्षा हुई है, उन्हें कई सारे राज्यों में जाना पड़ा। हमारे जो आज के स्पीकर है, वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में फिलहाल कार्यरत है। बहुत सारा एक कारपोरेट लेवल में उन्होंने काम किया हुआ है। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाओं में वो कार्यरत है। ई गवर्नेंस गवर्नेंस प्रोजेक्ट, जैसे कि हमारे किसानों के मंडी बोर्ड होते हैं, उसमें ऑपरेशनल मैनेजमेंट वो देखते हैं। सीएससी सेंटर का निर्माण करने में उन्होंने काफी मेहनत ली हुई है। लगभग 6 लाख किसानों को उन्होंने जोड़ा है। रूरल एरिया में वो काम करते हैं, तो किसानों किसानों जो दुर्बल घटक होते हैं उनके लिए वो उनका काम है। ऐसे नागौर जिला, सतना, मध्य प्रदेश से शैलेंद्र परिहार सर, मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू गणेश सर, आपने मुझे संबोधित किया एक छोटा सा परिचय देकर। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र परिहार आपका इस एमसेल के ट्रेनिंग वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही मैं ये कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं एमसेल टीम मैनेजमेंट का भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, और उन्होंने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वेबिनार के। जैसा कि मैं अब छोटा सा परिचय आपको फिर से एक दे देता हूं कि मैं शैलेंद्र परिहार, मेरा नाम शैलेंद्र परिहार है। मैं नागौर तहसील के सतना जिले का निवासी हूं और एमसेल के विजन मिशन के साथ पिछले 4 वर्षों के मैं ये काम कर रहा हूं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से कि एमसीएल 5E मिशन क्या है। ये हमेशा श्याम सर हमें बताते रहते हैं कि 5E मिशन क्या है, लेकिन आज मैं ये आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमें ये 5E मिशन क्यों करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में लगभग 150 करोड़ की आबादी हमारे देश में रहती है, और हमारा देश एक गांव का देश है। और इस गांव के देश में बहुत बड़ा यूथ पूरी दुनिया में हमारे देश में रहता है। तो विडंबना ये है कि हमारे देश की बहुत बहुत सारा जो यूथ है विदेशों में और दूसरे देशों में जाना चाहता है। जैसे अमेरिका के देशों में जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के देशों में बसना चाहता है। तो मेरा मानना है कि वो सिर्फ अपने ही देश में क्यों नहीं रहना चाहता, वो दूसरे देशों में क्यों वहाँ से विस्थापित होना चाहता है, स्थापित होना चाहता है। तो मेरा मानना ये है कि उसका एक ही कारण है कि वो सिर्फ पैसों, कैरियर को लेकर वो ये काम नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मुझे वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे रोज़गार मुझे वहाँ पे उपलब्ध हों, साथ ही वहाँ का जो पर्यावरण है, जो स्वच्छ पर्यावरण है, वो वहाँ पे उपलब्ध हैं। वहाँ पे सड़कें हैं, वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं। इन सब सुविधाओं के कारण वो वहाँ पे पलायन करता है। अगर हम एक सरकारी आंकड़े की ओर देखें, तो हमारा जो सरकारी आंकड़ा कहता है पिछले वर्ष का कि 2.25 लाख से अधिक लोग हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्होंने हमारे देश की नागरिकता छोड़ दी है। इसका एक ही कारण है जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश की है। और उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी वो तो है ही है। साथ में हमारे देश का जो इंक्रीजिंग
जो क्राइम रेट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम अपने देश की प्रति व्यक्ति आय को भी देखें, अगर जैसे हम कहते हैं कि गरीब हमारा देश है, तो अगर वास्तव में गरीब है, प्रति व्यक्ति आय में अगर देखें तो अगर हम अडानी, अंबानी और रिलायंस जैसे अपने जो टाटा, बिरला जैसे लोगों को अगर हटा दिया जाए, तो हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय 8,000 से भी कम अ ये शो करती है। तो ये सब कारणों के कारण हम इसे 5E मिशन को हमें करना चाहिए। और जैसा कि हमेशा एमसेल का जो मिशन है कि हम अपने हर भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत को के हर एक ग्राम पंचायत में बायोफ्यूल की इंडस्ट्री स्थापित करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सारी जब अब इंडस्ट्री स्थापित होंगी हर एक ग्राम पंचायत में, तो अ, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वहाँ की प्रॉपर्टी कम होगी, इंक्रीजिंग जो क्राइम रेट है वो 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 कम होगा। और साथ ही हम अपने देश को फिर से उस स्थान पे लेके जा सकते हैं। तो ये हमारा जो 5E मिशन है, इसको करने के लिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसको करना चाहिए, अगर इन सब समस्याओं का हमें निदान पाना है। और ये समस्या सिर्फ़ एक व्यक्तिगत, एक तहसील की नहीं है, पूरे देश की ये समस्याएँ हैं हमारे देश में। तो मैं इसी कड़ी में आगे मैं इस प्रोजेक्ट में जो 5E मिशन का ये जो प्रोजेक्ट है, इसी कड़ी में मैं काओ डंग प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि काओ डंग जो प्रोजेक्ट है, ये किस तरह से इस हमारे शाश्वत विकास की ओर और जो हमारा एमसेल का जो 5E मिशन है, वो उसको किस तरह से कारगर साबित करता है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी हमारे लिए साबित हो सकता है। मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये जो हमारा काओ डंग प्रोजेक्ट है, ये सेल्फ सफिशिएंट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर अग्रसर करेगा। और जैसे कि हमारे देश में देश के कई राज्यों में बहुत सारी समस्याएँ ये आवारा पशुओं को लेकर हैं कि बहुत सारी जो आवारा पशु हमारे ये सड़कों पर और जो किसानों की फसलों को पूरी तरह से नष्ट करते हैं। तो इससे बचने के लिए और लगातार इसमें एक्सीडेंट होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं। ये सब समस्याएँ हैं। अगर हम इन सभी अ, जो हमारे जानवर हैं, ये जो आवारा पशु हैं, इनको हम एक साथ एकत्रित करके एक जगह पे स्थापित करें और इनको सही तरीके से इनके गाय के गोबर हैं या वो और दूसरी चीज़ों को यूटिलाइज़ करें, तो वास्तव में हम इसमें बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। मैं इसके की फीचर्स के बारे में बता दूँ, हम इसे 3 तरीके से कर सकते हैं कि हम ये जो एग्रीकल्चर की तरफ ऑर्गेनिक की तरफ हम इसको मूव कर सकते हैं, अगर हम इस प्रोजेक्ट को करते हैं। मेडिसिनल प्लांट रूरल लोकेशन हेल्थ केयर की तरफ हम इसमें मूव करा सकते हैं। देसी गाँव की जो गाय की जो दूध है, इसका बहुत ही डिमांड है देश के अंदर और बाकी विदेशों में भी, तो हम इसका भी एक सप्लाई चेन कर सकते हैं। वेस्ट डेवलपमेंट में और एम्प्लॉयमेंट में जैसा कि मैंने बताया आपको, ये इसमें बड़ा योगदान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो काव डंग है, ये किस तरह से कितने प्रोडक्ट में इसके हम इसमें बना सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसका इसका इसमें निर्माण कर सकते हैं। हम गाय के गोबर को, यानी कि जो पशुओं का जो वो गोबर है, उसको हम ड्राई करके इसका पाउडर बना सकते हैं। हम यूरिन बेस्ड इसका पेस्टिसाइड्स का में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल इसका इस्तेमाल वैदिक पेंटों में काऊ डंग का जो वुड आता है, उसमें इसका इस्तेमाल हो रहा है। अगरबत्ती बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, टूथपेस्ट और सोप बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ईंटें भी इसकी बनाई जा सकती हैं, टाइल्स और वॉल पुट्टी भी इसके इस इस काऊ डंग के माध्यम से बनाई जा सकती है। इसके अलावा कप्स आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, ये बनाए जा रहे हैं। और यूरिन बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं, जैसे इसमें बहुत सारी दवाइयों का निर्माण हो रहा है, जो अनेक बीमारियों को ये ठीक करता है। इसके अलावा हम पेस्टिसाइड्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और काऊ डंग में जैसे वैदिक पेंट है, आज ब्रांडेड प्रतीक पेंट के नाम से भी चल रहा है। ऐसे बहुत सारे उत्पाद काऊ डंग के माध्यम से ये बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा मैं अब हमारी तहसील में क्या प्लान हम कर सकते हैं, इसको किस तरह से इस प्रोजेक्ट को हम कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा।
बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये हर्बल और होलिस्टिक डेवलपमेंट रूरल एरिया में हम इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। हमारा जो एरिया है वो तहसील एरिया है, गांव का एरिया है। इन गांव में हम इन इसको बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं। जैसे गोबर, हम पहली बात हम गोबर को लेते हैं। गोबर से हम फर्टिलाइजर का निर्माण, जैसे मैंने बताया पिछली स्लाइडों में, बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट इससे बना सकते हैं, जीवामृत और ड्राई पाउडर का निर्माण कर सकते हैं, अगरबत्ती और उपल, दिए, कप्स, प्लेट्स जो मैंने बताया आपको, ये हो सकता है। यूरिन से हम काऊ के यूरिन से हम इसके वेरियस अलग अलग प्रकार की मेडिसिन बना सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इस तरह से जब हम इन चीज़ों का निर्माण करेंगे तो ऑटोमेटिक हम बायो फार्मिंग की तरफ यानी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करेंगे और मेडिसिनल प्लांट की तरफ की हम खेती इसमें कर सकते हैं। और और इससे हमें एडिशनल इनकम जनरेट होगी और जो लोकल हेल्थ है, जो हमारे शरीर का जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा। और इसी के साथ एनिमल पावर में वो शक्ति बढ़ेगी और हम इस तरह से गौ संरक्षण की जो बात करते हैं, उस गौ संरक्षण में भी हम इसमें मदद कर सकते हैं। और इसको हमें किस तरह से इस प्रोजेक्ट को करना है, तो अगर मैं सिर्फ एक फर्स्ट फेज में अगर हम इसको ले लें, तो इसमें हम इसको दो या तीन चरणों में या दो तीन तरीकों से इसे किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपनी तहसील में ये गोबर का कलेक्शन किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहला ये है कि हम इसको तीन प्रकार से मैंने डिसाइड किया है कि इसको हम इसको कर सकते हैं। तो पहला ये हो सकता है कि हम सभी जो हमारी, जैसे मैंने बताया कि आवारा पशुओं को एक प्लेटफॉर्म में, एक एरिया में लाके उसको एक साथ इकट्ठा करें और उससे हम जो गोबर है बाकी चीज़ों का उससे इसमें यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक ग्राम पंचायत और गाँव में, हर घर में जो किसान हमारे किसान हैं वो गाय का मवेशियों का, गाय भैंसों का पालन, पशुपालन करते हैं। तो वो एक तरीका हो सकता है कि हम अपने एमवीपी के माध्यम से ऐसी जगह पे उनका कलेक्शन करवाएँ और उसको एक जगह पे डंप करें। ये एक तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हमारे हर एक तहसील में भारत सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने गौशालाओं का निर्माण किया है। जैसा कि मैं एग्ज़ाम्पल अपनी नागौर तहसील का देता हूँ, तो यहाँ पे 50 से अधिक 93 ग्राम पंचायतों में 50 से अधिक गौशालाएँ हैं। तो उन गौशालाओं से भी हम गोबर का कलेक्शन डायरेक्ट अपने जहाँ पे हमको इसका निर्माण करना है इन प्रोडक्ट का, वो कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं और जिसके माध्यम से ये गोबर का कलेक्शन अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि जैसे हमारे नागौर तहसील के अंदर 93 ग्राम पंचायतें हैं, 50 गौशालाएँ हैं और उसमें से हमारा जो टारगेट होगा 50 गौशालाओं के साथ होगा, हम उनका वो गोबर कलेक्शन करेंगे। साथ ही हम जो आवारा पशुओं जो हैं, उनका एक जगह एकत्रित करके उनके द्वारा हम गोबर का उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही हम अपने एमवीपी, जो हमारे एमवीपी हमारे ग्राम पंचायतों में स्थापित हैं, हम उन एमवीपी के माध्यम से जो 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस अगर हम उसको एज ए क्लस्टर बनाएँ, तो 10 से 12 एमवीपी हम लेकर उन एमवीपी सेंटर्स में कलेक्शन सेंटर बनाएँ और उनसे वो गोबर इकट्ठा करके हम उसको प्रोडक्ट में उस प्लांट में ले जा सकते हैं। इस तरह से हम इस काम को कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कलेक्शन कैपेसिटी जैसे मैंने आपको बताया कि 15 से 20 किलोमीटर का एरिया होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए, जहाँ पे हम इसका कलेक्शन करवा पाएँ अपने एमवीपी के माध्यम से, गौशाला के माध्यम से या किसानों के माध्यम से। और इस तरह से इसका ये जो कलेक्शन होगा पर डे के हिसाब से जो मैंने टारगेट अपने मतलब फर्स्ट स्टेज में अगर हम इसको करना चाहें, तो 30 क्विंटल के हिसाब से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में, एक ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 क्विंटल का वेट होता है। तो 30 क्विंटल के हिसाब से अगर 3 ट्रॉली हमारी अलग-अलग स्थानों पे जाती हैं, तो ये 90 क्विंटल हम ये एकत्रित कर सकते हैं। 90 से 100 क्विंटल पर डे ये
काऊ डंग हम और बाकी दूसरे गाय भैंसों का, जानवरों का ये कलेक्शन गोबर का कर सकते हैं। और अब इसके जो मैंने जो अपनी तरफ से लिया है कि बहुत ही आसान विधि, जो कि बहुत सारी गोबर से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जो सबसे पहले लिया है कि हम सबसे पहले अपना ये जो गाय के गोबर का पाउडर और गाय से बनने वाला गौमूत्र से बनने वाला लिक्विड फर्टिलाइजर और गोस्टा डॉग लंग बोलते हैं, जो जिसे लकड़ी का के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सिर्फ एक गाय के गोबर से हम 3 प्रोडक्ट का इसमें इस्तेमाल इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है कि एक हमारे पास एक स्मॉल यूनिट होनी चाहिए एक एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, जो 2 एकड़ का वहाँ पे एरिया होगा, 2000 स्क्वायर फीट का शेड होगा, बाउंड्री वॉल होगा, गेट होगा, वाटर टैंक होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होगा, एक स्मॉल ऑफिस वहाँ पे हम बना सकते हैं। वन वन डी वाटरिंग मशीन और एक ड्राई मशीन वहाँ पे होगी, और एयर टाइट पैकिंग मशीन एक हमें वहाँ पे रखनी होगी, और स्टोरेज एक बनाना पड़ेगा 1000 स्क्वायर फीट का, जहाँ पे हम अलग अलग स्थानों से उस गोबर के गाय के गोबर को एक स्थान पे उसको रख सकें। तो 1000 स्क्वायर फीट की वो जगह होनी चाहिए। हमें 4 ऐसे अनस्किल्ड मैन पावर चाहिए और एक स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ऐसे 5 लोगों की हमें ज़रूरत होगी। और ट्रांसपोर्ट कलेक्शन के लिए हमें रॉ मटेरियल जो हमें कलेक्ट करना है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हमें करनी होगी। तो इस तरह से अगर हम इस काम को करते हैं, तो 2 एकड़ लैंड में का जैसे मैंने बताया, 2 एकड़ लैंड ज़रूरत हमें है। 1 शेड रिक्वायरमेंट होगा, जिसमें 2500 स्क्वायर फीट में हम उसका शेड का निर्माण करेंगे। बाउंड्री वॉल का गेट बनाएँगे, जिसका एक खर्चा है, ये आप साइड में देख रहे हैं, ये हम बनाएँगे। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, 1 स्मॉल ऑफिस है, स्टोरेज है। तो इस तरह करके हम इसका जो निर्माण करेंगे, इसमें लगभग 1,50,000 स्टोरेज कैपेसिटी का हम इसमें 1000 के स्क्वायर फीट में हम इतने कैपेसिटी का स्टोरेज बना सकते हैं। और इसके अलावा डी वाटरिंग मशीन हमें एक लेनी पड़ेगी, जो मार्केट में आज भी 3,70,000 या 4 लाख के आसपास ये उपलब्ध है। ये 5 एचपी के मोटर या 2 एचपी के मोटर में चलती है, और इसका जो कैपेसिटी है वो 2 टन पर आवर ये गोबर से ड्राई पाउडर और उसके लिक्विड को में कन्वर्ट करती है। लिक्विड को अलग करती है और ड्राई पाउडर को अलग करती है। इस तरह से हम ये कैपेसिटी 2 टन प्रति आवर की कैपेसिटी से इसको बना सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि हम ड्राई गोबर और सूखा हुआ गोबर और लिक्विड के अलावा जो एक मशीन के द्वारा होगा, एक वो मशीन होगी। दूसरी मशीन होगी फोकास्टा मशीन ट्रक, जिसमें हम सीधा जैसे लकड़ी के आकार का शेप बना के एक वो लकड़ी के आकार का एक डंग हम बना सकते हैं। लॉग इसको हम बोलते हैं, जो 5 एचपी की मोटर की कैपेसिटी में 1 टन पर आवर की कैपेसिटी में ये बनता है। इसकी जो कीमत है बाजार में 1,90,000 2 लाख के आसपास होती है। तो इसमें भी इसका निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको स्लाइड में बताया कि हम 5,000 ऐसे पैकेजिंग मटेरियल ले सकते हैं। पॉली बैग मशीन, एयर टाइट बैग मशीन हमको रखनी पड़ेगी, जिसमें हम गाय के गोबर सूखे हुए गोबर को पैक करने के लिए वो मशीन होगी, और साथ में जो गाय के गोबर का उसके साथ ही जो लिक्विड निकलेगा, उसको उसके लिए कैपिंग मशीन होगी, जो बॉटलिंग कैपिंग मशीन होगी। ये 2 मशीनों की हमें इसमें पैकिंग मशीनों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इसमें चूँकि हमारे देश में, क्योंकि इसकी डिमांड हमारे देश में खासकर सूखे हुए गोबर का जो गोबर है, इसकी डिमांड हमारे देश में कम है। तो हम इसको एक्सपोर्ट क्वालिटी में इसको ब्रांड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ब्रांड बना के एक्सपोर्ट क्वालिटी हमें देनी पड़ेगी। उसके लिए एयर टाइट बैग हमारे पास होना चाहिए, प्रिंटेड पॉलीबैग ब्रांडेड क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसे करके इसमें हम इसका निर्माण कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा जैसे मैंने बताया कि हम गाय के गोबर से ड्राई पाउडर के साथ-साथ वही मशीन जो लिक्विड फॉर्म में वो बनाती है, तो हम उस लिक्विड से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, और साथ में जीवामृत का भी निर्माण कर सकते हैं। तो जीवामृत बनाना बहुत आसान है, और इसका यूट्यूब में कई जगह पे इसका हमें फ़ॉर्मूला भी मिल जाता है। हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम इसको ब्रांडेड तरीके से करते हैं, तो ये
वो ब्रांड तरीके से करते हैं, तो ये बहुत आसानी से 2.5 रुपए पर पीस के हिसाब से इसकी बॉटलिंग की कॉस्टिंग होगी। और सॉरी 12 रुपए कॉस्टिंग होगी ब्रांडेड की तरीके, और 2.5 रुपए होगी नॉर्मल, अगर हम जीवामृत बना के हम अपने किसानों को वहाँ पे उपलब्ध करवाएं। मैन पावर जैसे मैंने बताया कि इसमें 4 पीपल अनस्किल्ड रहेंगे, जिनकी सैलरी हम 8 से 10,000 रुपए रखेंगे। 1% जो स्किल्ड पर्सन होगा, जो 12,000 से 15,000 रुपए सैलरी लेगा। तो ऐसे करके 5 मैन पावर की सैलरी हम पर मंथ के हिसाब से 44,000 के रूप में ये हमारा इसमें खर्चा हो सकता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड रॉ मटेरियल हमारा क्या होगा, जैसे स्लाइड में आप देख रहे हैं, तो अगर हमारा जो टारगेट होगा वो 10 टन काऊ डंग का पर डे का होगा, और जिसमें 3 ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे पास होने चाहिए, जो अलग-अलग एरिया में काऊ डंग का कलेक्शन करें और उस एरिया फैक्ट्री एरिया में लेकर आएँ, जहाँ पे हम इसका वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा रेडियस वही 25 किलोमीटर के रेडियस में वो होना चाहिए, और काऊ डंग कॉस्ट इसकी कीमत 2 रुपए प्रति केजी है। वो अगर हम इस तरह से इकट्ठा करते हैं तो हमारा ये जो इसकी कीमत होगी वो 1,80,000 यानी 1,80,000 पर डे के हिसाब से होगी। तो अब मार्केट क्या है? मार्केट ये है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है गोबर को एक्सपोर्ट करने में। काऊ डंग के पाउडर को वर्ल्ड वाइड हमारा देश दुनिया के देशों को ये देता है, और इसकी जो क्वालिटी होगी वो एक्सपोर्ट क्वालिटी होगी। इस तरह से हम एयर टाइट पैक करके, जैसे मैंने बताया, और प्रॉपर बॉटलिंग करके अगर हम इसका इस्तेमाल पैकिंग करते हैं, उसको दूसरे देशों में बेचने की क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। ये जो मार्केट है, जो दूसरी जो कंट्री हैं, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इस समय मालदीव है। मालदीव क्योंकि हमारे देश से बहुत नज़दीक है, तो ट्रांसपोर्ट में भी हमें आसानी रहेगी वहाँ तक अपने काऊ डंग को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। इसके अलावा यूएसए है, यूएई है, सिंगापुर है, रशिया है, हांगकांग है, न्यूज़ीलैंड है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो काऊ डंग का एक्सपोर्ट अपने देश में करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, कंबोडिया है, साउथ अफ्रीका है, नेपाल, कनाडा, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इम्पोर्ट करवाते हैं अपने देश में काऊ डंग का। और इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, बहुत सारा वर्ल्ड वाइड। अब इससे हमें कनेक्ट कैसे होना है, हम इसमें कैसे कर सकते हैं इस काम को? तो इसके लिए आजकल B2B ट्रेड पोर्टल्स बने हुए हैं। हम जैसे TradeMyProduct.net में, Power2SME.com में, इंडिया मार्ट में, industryboeing.com में, ऐसे जो पोर्टल हैं, यहाँ पे हम जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके और दुनिया के बाज़ारों में अपना ये काऊ डंग का पाउडर बहुत आसानी से बेच सकते हैं, और इसकी दुनिया में बहुत डिमांड है, जैसा कि बताया। और काऊ डंग का को जो करंट है, जो सेलिंग प्राइस है, वो 60 रुपए से लेके 130 रुपए पर केजी है। ये मैं एक्सपोर्ट में जब हम ये करने जाएँगे, जब विदेशों में इसकी का ये प्राइस है, जो ये कीमत होगी 60 रुपए से 130 रुपए तक। भारत में ये 20 रुपए से 50 रुपए तक इसकी क्वालिटी के हिसाब से डिपेंड करता है क्या क्वालिटी होगी, लेकिन 20 रुपए से 50 रुपए तक ये काऊ डंग ये भारत के बाज़ारों में बिकता है। इंडिया के जो फर्टिलाइज़र हैं, काऊ डंग का जो फर्टिलाइज़र है, सॉरी, ये जो फर्टिलाइज़र है, भारत में अब धीरे-धीरे इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और बहुत सारी ऐसी भारत में बहुत सारी जो फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनियाँ हैं, ये सूखे काऊ डंग का बहुत डिमांड करती हैं। इसके साथ ही अ, इसके साथ ही हम जो लिक्विड है, हम जो काऊ डंग में जो पाउडर बनेगा, इसके साथ उसी मशीन में जब वो जो लिक्विड हम बनाने वाले हैं, उस लिक्विड में जो जीवामृत के माध्यम से अगर हम बनाते हैं, तो 10 से 15 रुपए में हम आसानी से अपने ही तहसील के किसानों को दे सकते हैं, और अपनी ऑर्गेनिक खेती को इसमें बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसे ब्रांडेड बना के अगर बेचते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो 250 रुपए पर लीटर बॉटल के हिसाब से इसकी कीमत हो सकती है। और अब हम काऊ डंग केक की बात करते हैं। जैसा कि बताया कि एक मशीन और हम वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं, जिसमें हम काऊ डंग बेस वुड बनाएँगे, जो कि जो मृत शरीर के जलाने में काम आता है। हाउस होल्ड फेस्टिवल में इसका बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है, कुकिंग में इसका इस्तेमाल होता है, और हवन और पूजा सामग्रियों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। डिमांड इसकी पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में ये काऊ डंग लौकी है। और जो हमारा मार्केट हमारे सराउंडिंग एरिया, यानी जो हमारी तहसील है, यहाँ भी हो सकता है, और आस-पास की तहसीलों में भी इसका एक बहुत अच्छा मार्केट है। तो इस तरह से अगर हम गोकास्टा सेलिंग को अगर मार्केट में इसकी कीमत अगर देखते हैं, तो ₹6 से ₹10 पर केजी के हिसाब से बिकता है।
और ये सारे ओवरऑल कैपेसिटी ओवरऑल प्रोडक्शन को अगर हम देखें तो हमारा जो ये गोगास्टा हो, चाहे ये अपना काउडंग पाउडर हो, या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर हो, ये सब का अगर कैलकुलेशन करें तो उसकी जो कॉस्ट निकालने के बाद और इसका जो प्रॉफिट हमारे पास ओवरऑल जो प्रॉफिट आता है वो लगभग आता है लगभग 1 करोड़ के आसपास। तो 1 महीने में 1 करोड़ रुपए हम सिर्फ एक बहुत साधारण तरीके से, यानी 10 एमबीपी के साथ जिस तरह से कलेक्शन मैंने बताया, अगर हम ऐसे करते हैं तो वास्तव में हम ये एक बहुत बड़ा कदम होगा अपने 5E मिशन को एक कदम और बढ़ाने के लिए। इसमें वो सारी चीज़ें पूरी हो सकती है। हमारे एमबीपी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ के लोकल लोगों को नौकरियाँ मिलेगी। इसके अलावा जो हम ट्रैक्टर के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उसके माध्यम से भी रोज़गार उत्पन्न होंगे। और जो गाय का गोबर जो वेस्ट है किसानों के लिए, फिलहाल अभी उतना गोबर वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम सही ढंग से यूटिलाइज़ करेंगे और इस अपनी बहुत बड़ी इकोनॉमी में इसका योगदान देंगे। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा विज़न है, हमारा मिशन है कि हम अपने देश को फिर से एक बहुत आर्थिक समृद्ध देश बनाना चाहते हैं। और ये जो 5E मिशन का जो 5 मिशन के माध्यम से, और ये जो सर ने, डॉक्टर श्याम शिवाजी गुरव सर ने जो हमारे दिलों में ये जो दिया जलाया है 5E मिशन का, तो मैं यही कहूँगा कि वो तो है अलबेला, हज़ारों में अकेला। और मैं ऐसे ही शख्स को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि डॉक्टर श्याम शिवाजी गुरव सर आएँ और हमारे बीच में रूबरू हों। धन्यवाद सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू शैलेंद्र सर। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गुलव फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, हमारे इतिहास में, यानी जब से एमसीएल में वेबिनार की शुरुआत हुई है, उस इतिहास में हमने अप्रैल 2020 से हर हफ्ते वेबिनार की शुरुआत की है। तो उस इतिहास में पहली बार ऐसी हुआ कि पिछले 3 हफ्ते मैं इस प्रेजेंटेशन में नहीं था। जब कोरोना में 2020 और 21 में दुनिया कुछ नहीं कर रही थी, घर पे बैठी थी, लेकिन हमने सबने मिलकर बिजनेस को बढ़ाया और उसका माध्यम था वेबिनार। और इस वेबिनार बहुत दिल से हमने किया। कोई भी दिन हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, दिवाली हो, गणपति हो या कोई भी दिन हो, लेकिन हर हफ्ते ये वेबिनार होता था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर श्याम बीमार है या वो ट्रैवल कर रहे हैं या उनका नेटवर्क सही नहीं है तो इसलिए वेबिनार नहीं हो रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन पिछले 3 हफ्ते ये वेबिनार नहीं हो पाया। वेबिनार हुआ, सॉरी, लेकिन मैं उसमें था नहीं, क्योंकि टेक्निकली मैं वहां प्रेजेंट नहीं रह सकता था। दोस्तों, अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था, अभी इस चीज के लिए, इस चीज की चर्चा करने के लिए ना हमारे पास वक्त है, ना उसकी कोई जरूरत है, क्योंकि चीजें अभी इतनी साफ सुथरी हो गई है। जो सच है वो इतनी अच्छी तरह से लोगों के सामने है, सबके ही सामने है, कि एमसीएल ने कभी भी कोई बुरा काम, कोई गलत काम किया ही नहीं, कोई इलीगल काम नहीं किया। एमसीएल ने कभी भी कोई चीज पैसे कमाने के लिए नहीं की। अगर पैसे ही कमाने थे तो हम प्रमोटर, यानी अगर मैं अपनी बात करूं तो ऐसे पोजीशन में मैं था कि जो मान सम्मान जो चाहिए वो सब कुछ था, और पैसे कमाने के लिए ऐसे कोई चीजों की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सब जब किया, इसकी जो शुरुआत की, ये बहुत बड़े मकसद के लिए की। दोस्तों, अभी इस प्रोसेस में पिछले 3 हफ्ते में और उसके पहले भी मैंने देखा कि कई सारी ऐसी चीजों का अनुभव लिया, एक्सपीरियंसेस की, कई सारे ऐसे इश्यूज, कई सारे ऐसे इंसिडेंसेस
मैंने अनुभव किए जिसको मैंने कभी सोच भी नहीं सकता था। और बुरा तो तब लगता है कि जब आपके साथ आपके परिवारों को भी इतनी बुरी तरह से तकलीफ होती है। लेकिन दोस्तों, जब हम इस उद्देश्य को देखते हैं ना, तो इस तकलीफ का कुछ नहीं लगता। इससे बहुत ज्यादा तकलीफ हम सह सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट, इतना महान ये उद्देश्य है। अभी जब हम ये काम कर रहे हैं तो पता चलता है कि कैसे किसी उद्देश्य के लिए लोग हंसते हंसते सूली पे चढ़ जाते हैं। वो उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण है। अगर हम सब अपने अपने लेवल की सिर्फ अपनी बात करें, अपने खुद के लिए काम करें, तो ये देश के लिए, किसानों के लिए, और ये जो संकट पूरी दुनिया के सामने है, उसके लिए कौन काम करेगा? तो दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट मिशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट पर्पस है कि इस पर्पस के लिए हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, लेकिन हम इस मिशन को पूरा करेंगे, बिल्कुल पूरा करेंगे। हमारे किसानों को बहुत अच्छी तरह से एम्पावर करेंगे, और ये जो संकट आज पूरी दुनिया पे है उसको निकाल देंगे। और दोस्तों, ये संकट इस तरह से गहरा होता जा रहा है कि आज एक्चुअली क्रांति की जरूरत है। हम देखते हैं कि आज हम अक्टूबर में हैं, लेकिन इस अक्टूबर महीने में आप महाराष्ट्र से लेके, राजस्थान से लेके कई सारे राज्यों में आप जाके देखिए किस तरह से बाढ़ आ रही है। और स्पेशली ऐसी इलाकों में जहां कभी नॉर्मल सीधी अच्छी बारिश भी नहीं होती, वहां इतना ज्यादा नुकसान आज किसानों का हो रहा है। और ये वैसे ही हो रहा है जैसे 2020-21 में यूनाइटेड नेशन के आईपीसीसी ने जो रिपोर्ट रखा था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यूनाइटेड नेशन की सर्वोच्च संस्था दुनिया की जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रही है, उन्होंने रिपोर्ट, अपना 6वां रिपोर्ट 2020-21 में रखा, जिसके 2 पार्ट थे। पहला पार्ट तो था कि ये क्यों हो रहा है, उसके सभी टेक्निकल, उसका साइंस। और दूसरा जो पार्ट था वो था इसका इंपैक्ट, इसका असेसमेंट, इसके परिणाम। और उस पे साफ साफ शब्दों में लिखा था कि सबसे ज्यादा परिणाम अगर इस ग्लोबल वार्मिंग का किसी देश के ऊपर होगा तो वो है भारत। ऐसा भारत जो इतना विशाल है, ऐसा भारत जिसकी अर्थव्यवस्था, जिसकी समाज व्यवस्था पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इस ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट होगा। और वैसे हमारे भी सामने हो रहा है। आज हर टीवी किसी भी भाषा में, हर टीवी न्यूज चैनल पे अगर आप देखोगे तो इसकी चर्चा है। चर्चा इन द सेंस इसके बारे में दिखाई जा रहा है, कितना नुकसान, कितना नुकसान, कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा है क्यों हो रहा है, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि क्या करना चाहिए ये न होने के लिए, क्या करना चाहिए इस संकट से अपने किसानों को, अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए। कोई नहीं बात कर। और दोस्तों, मैं तो समझता हूं कि आज पूरी दुनिया में एमसीएल एकमेव ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है ना कि जिसके पास एक्चुअल ब्लूप्रिंट है कि करना क्या है। वो एक्चुअली पूरी प्लानिंग के साथ पूरी तैयार है कि हमें किस तरीके से इस दुनिया को इस संकट से बाहर निकालना है। और दोस्तों, इसमें जो हमारा फोकस है, हमें, अगर मैं कहता हूं कि हमें क्रांति करनी है, तो क्रांति का मतलब ये नहीं है कि हमें जुलूस निकालने हैं, मोर्चे निकालने हैं, रास्ते पे जाना है। क्रांति का मतलब है हमें सिर्फ एक चीज करनी है, वो है बिजनेस। लेकिन वो बिजनेस करना है क्रांति जैसे, वो बिजनेस करना कि मुझे इतना इनकम चाहिए, इतना पॉसिबल, ऐसा नहीं। दिन रात उसके ऊपर काम करना चाहिए, इतना ज्यादा बिजनेस करना चाहिए, इतना ज्यादा बिजनेस करना चाहिए कि जो आज की अर्थव्यवस्था है, जो चल रही है इस तेल के ऊपर, और जो पूरी तरह से इस दुनिया को बर्बाद कर रही है, वो मिटनी चाहिए। और इस तेल की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मिटा के हमें इसको एग्रीकल्चर यानी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे लेके जाना है, बस। और इसके लिए दिन रात एक क्रांतिकारी जैसे काम करना होगा, तभी जाके इस संकट से हम अपने किसानों को, अपने देश को और पूरी दुनिया को बाहर निकालें, इसको बचाएंगे। और ये बहुत जरूरी है। और मैं जब तेल आधारित अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं तो हम सिर्फ एनर्जी के या ऊर्जा की बात नहीं कर रहे। हर चीज आज तेल से बन रही है, हर चीज। ये कपड़े, ये जूते, ये फर्नीचर, हर चीज तो बन रही है। लेकिन जो हम खाते हैं, यानी जो खेती कर रहे हैं, उस खेती के लिए, हमारे पौधों के लिए जो जीवन सत्व चाहिए, वो जीवन सत्व भी आज हम इस तेल से ले रहे हैं। और जिसके वजह से ये कैंसर और सब कुछ इतना फैलता जा रहा है। दिन रात काम करना चाहिए, दिन रात क्रांतिकारी जैसे बिजनेस करना चाहिए, मैक्सिमम बिजनेस करना चाहिए।
जितना आज जीडीपी है ना, मैक्सिमम वो जीडीपी एग्रीकल्चर के ऊपर जानी चाहिए, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर जानी चाहिए। इस तरह से काम करना होगा, वो एक क्रांति है। और दोस्तों इस साल हम दुनिया को बताएंगे, इस साल हमें दुनिया को बताना है कि हमें हर कोई चीज जो आज तेल से निकलती है, तेल से बनती है, उसको 100% रिप्लेस किया जा सकता है ऐसी चीजों से जो हमारी कृषि से, हमारी खेतों से बनेगी, जो हमारा किसान बनाएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी महिलाएं करेगी और कंप्लीटली इसको रिप्लेस करेगी। इतना ही नहीं, जिसकी हमें जरूरत है, ऐसी वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करते ना, तेल से भी बहुत बेहतर ये वस्तुएं होगी और बहुत बेहतर तरीके से हमारी जरूरतों को पूरा करेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रकृति का ख्याल रखेगी। और हमें हर क्षेत्र में इस साल हर इस प्रोडक्ट को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, ये दुनिया को दिखाना है और हम इस दुनिया को दिखाएंगे। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, हमें जो बिजनेस की शुरुआत करनी है वो इस तरीके से करनी है कि ये क्रांति की शुरुआत हो, और ये क्रांति की शुरुआत इस साल करेंगे। इस मूवमेंट, इस आंदोलन की शुरुआत इस साल करेंगे। और वे आंदोलन ऐसा होगा कि खुद उपभोक्ता, खुद लोग इस आंदोलन को करेंगे। यह आंदोलन लोगों का होगा, उपभोक्ता का होगा। लोग करेंगे, उपभोक्ता करेंगे। किसके लिए करेंगे? तो वो करेंगे हमारी धरती माँ के लिए, इस प्लानेट के लिए, इसको बचाने के लिए। वो करेंगे हमारे लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए। वो करेंगे प्रॉफिट के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, ताकि हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, जो हम कैपेबिलिटी रखते। और इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों हमें इस साल करनी ही करनी। लेकिन सब चीजों में सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ा सवाल अगर सबके मन में है तो वो है फंडिंग का। फंडिंग का क्या? अभी इस फंडिंग को लेकर कई सारे लोग चिंतित है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि जरा भी, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं इस फंडिंग की। ये जो हमने सोचा है कि हमें ये इस तरीके से बिजनेस की शुरुआत करनी है, हमारी प्लानिंग है कि हमें हर एक एमवीपी के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी, हमारी प्लानिंग है कि हर एमएसएस के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी, जिसमें कम से कम 200 एमकॉल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट होंगे। और ये सब करने के लिए जो फंडिंग चाहिए ना, उसकी पूरी व्यवस्था हमने की है। और ये भी वो व्यवस्था इस तरीके से है ना कि एक बार उस व्यवस्था की शुरुआत हुई ना तो रुकेगी नहीं। हमें सिर्फ हमारे बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहा है, और ये व्यवस्था वैसे ही चलती रहेगी। इस तरह से व्यवस्था की। और यही कारण है ना, यही कारण है कि कितनी भी संकट, कुछ भी हो, कितने भी डिस्टर्बेंस हो, हम विचलित नहीं होते, हम डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि इतना सपोर्ट है हमें इन सब चीजों का। और ये फंडिंग भी अगर आप देखेंगे अभी कुछ दिनों के बाद, ये सब कुछ आपके सामने रहेगा। यानी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इनफैक्ट हम करेंगे इस तरीके से कि ये दिवाली हम सबके लिए एक खुशहाल दिवाली, एक ऐसी दिवाली हो कि जिस दिवाली पे हमारे सबकी मनोकामना, हमारे सबकी इच्छाएं पूरी हो और उस मिशन की शुरुआत हो। उस तरीके से काम करेंगे। और दोस्तों फंडिंग है ना कि जिसकी वजह से, वो फंडिंग का बेस ही है कि जिसकी वजह से हम इतना काम भी कर रहे हैं। दोस्तों वो फंडिंग भी इस तरीके से हमने लाई है, इतने अभी दिनों में कई सारे अलग अलग ऑप्शंस मेरे सामने रखे गए, लेकिन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मैंने। ये अपने इक्विटी कंपनी को बेचने का या किसी गलत हाथों में देने का कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई जरूरत ही नहीं है। और इस तरीके से अब ये फंडिंग का सपोर्ट हमेशा हमेशा हमारे मिशन तक होगा कि हमें उसकी तरफ ध्यान देने की भी जरूरत है। और उसी का एक एग्जाम्पल, यानी कल का एक नया पर्व की शुरुआत। सर, दोस्तों, मैं उगरे एमसीएल परिवार की तरफ से हमारे राजस्थान के कुटुंब प्रमुख श्री एनजी विजयवर्गीय सर और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कल एक नए पर्व की शुरुआत की। राजस्थान में जयपुर के पास चौकसू करके एक तहसील है, और इस तहसील में कल एक बायोकोल की प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अपने आप में एक नए पर्व की शुरुआत करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है 5 टन पर आवर आउटपुट वाला प्रोजेक्ट। यानी आज एमकोल को लेके हमें हर तहसील में एमकोल करना है। पहले एक प्रोजेक्ट करना है, उसके बाद हर ग्राम पंचायत में करना है। अभी उसकी कैपेसिटी हमने क्या पकड़ी है? 2 टन पर आवर, और दिन की 30 टन पर डे, 30 टन पर डे आउटपुट। और जहां एक जगह सक्सेसफुल ये सब चल रहा है, जो प्रोडक्ट हमें तैयार करना है, हमें बेचना है, जिस रेट पे, जो मिनिमम रेट पे बेचना है, उसी लाडनुन में, राजस्थान में आज की तारीख में 30 टन पर डे को लेके
आज महीने का 1 करोड़ टर्नओवर उन्होंने अचीव किया है, यानी साल का हो गया 12 करोड़ टर्नओवर। अभी सोचिए इसी जगह पे जब 5 टन पर आवर की मशीन या कैपेसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब है कि अगर 15 घंटे हम इसे चलाएंगे तो इसका आउटपुट होगा 75 टन पर डे। 75 टन अगर दिन का निकालेंगे, जिस रेट पे हम बेच रहे हैं, तो वो महीने का 2.5 करोड़ का टर्नओवर करेगा, साल का 30 करोड़ का टर्नओवर करेगा। और अगर यही मशीन अगर हमने 20 घंटा चलाई तो वो 100 टन पर डे, 3.5 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू पर मंथ, और साल का 42 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर पर ईयर ऐसा करेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो मशीन इस तरह का, जिस तरह से हम कई दिन से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, स्पेशली ऑल क्रेडिट टू एनजी विजयवर्गीय सर, कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट होगा कि अगर हम चाहे तो इसको 5 से 10 टन प्रति आवर भी लेके जा सकते हैं। इस एक नए पर्व की शुरुआत कल हुई है, और ये आप देखेंगे, यानी 30 टन से लेके जो हम सोच रहे थे, अभी सोचे कि वो अगर 5 टन पर आवर 10 टन पर आवर जाएगा तो कहां जाएंगे। और दोस्तों इस तरह के नहीं कि आज हम सोच रहे हैं कि 30 टन पर डे के लिए वो फैक्ट्री साल भर चलाने के लिए हमें आज 65 हेक्टेयर की जरूरत है, कि जहां हम नेपियर ग्रास लगाए और जहां प्रति हेक्टेयर 500 टन प्रति हेक्टेयर प्रति साल हमें आउटपुट मिले। लेकिन आने वाले दिनों में हमें पता है कि जिस तरीके से काम हम रिसर्च डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, तो ये 500 टन 700 टन 800 या 1000 टन प्रति हेक्टेयर प्रति साल जा सकता है। और 700-800 टन की भी हम लोग बात करें तो भी 125-150 हेक्टेयर में भी अगर हमने लगाया हर ग्राम पंचायत में, तो भी सोचिए कि आने वाले दिनों में 100 से भी ज्यादा टन पर डे विड बी द आउटपुट। हर दिन हर ग्राम पंचायत से इतना आउटपुट निकल सकता है। और ये सोना है, सोना एमकोल यानी सोना है। इसका कारण यह है कि ये एमकोल हर जरूरत को पूरा करने वाला है। दुनिया की एनर्जी ही दुनिया को चलाती है। एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट कोर इशू है जो दुनिया को चलाती है और जो दुनिया का आज बर्बाद भी कर रही है। लेकिन आज हर जरूरत को ये एमकोल पूरा करेगा, हर जरूरत को। यानी आप पावर जनरेशन या बिजली चलाने के लिए तैयार करने के लिए कोई दूसरे प्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमकोल के ऊपर सभी प्लांट चलाओ, पूरी तरह से जितनी भी चाहिए उतनी बिजली भी निर्माण करेगा और इस प्रकृति का ख्याल भी रखेगा, इस धुएं को साफ भी करेगा। लेकिन उसके अलावा कोई भी इंडस्ट्री लीजिए ना, अपने गांव में अगर कोई छोटी बेकरी से लेके बहुत ही अत्याधुनिक अगर कोई स्टील का प्लांट, कोई भी बड़ा प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग, उसकी हर जरूरत को पूरा करेगा एमकोल। आने वाले दिनों में ये जो कमर्शियल यूनिट्स है ना, कमर्शियल एप्लीकेशन देखते हैं, छोटे छोटे जनरेटर्स, बॉयलर्स, यानी एक दुकान से लेके, एक अस्पताल से लेके, एक स्कूल से लेके, एक गांव, एक कस्बे को भी पूरा रोशनी दे सकता है, पावर दे सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे सकता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे गैसिफिकेशन के यूनिट एमकोल के बेस पे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, यूनाइटेड नेशन कितने सारे दिनों से इसके ऊपर काम कर रही है, फिर भी आधे से ऑलमोस्ट आधे लोग आज जिसकी तलाश में वो क्लीन कुकिंग फ्यूल, रसोई का ईंधन, और जिसके वजह से, जिसके ना होने की वजह से ये हमारी महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर इतने परिणाम हो रहे हैं कि पूरे परिवार का ही नहीं तो देश का स्वास्थ्य खतरे में आता है उस क्लीन कुकिंग फ्यूल की वजह से। इसलिए यूनाइटेड नेशन उसके पीछे है और उसका हल हमने निकाला है इस एमकोल के ऊपर। ये बहुत बहुत बड़ी क्रांति है। और ये छोड़ के अगर आप ये देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में भी हम देख रहे हैं कि कितनी कई सारी व्हीकल्स आज ईवी बन रही है। इनफैक्ट दुनिया की जो पहली 4 व्हीलर थी वो बैटरी कार ही थी, वो पावर पे ही चल रही थी। तो ये सभी जो एप्लीकेशन है ना एमकोल के, वो उसको इतना इंपॉर्टेंट बनाते हैं दुनिया के लिए। क्लीन कुकिंग एक ऐसी चीज है कि यूनाइटेड आपको हमें चाहिए जितना सपोर्ट करेगी, ऑफकोर्स पैसे से, इतनी जरूरत है इन चीजों की। तो आज जिस कोयले के पीछे दुनिया लगी हुई है कि कोयला बंद करो बंद करो बंद करो, वही कोयले को रिप्लेस करने के लिए जब एमकोल आएगा, जब ये दवाई आएगी दुनिया को बचाने की,
तब इसका इसका डिमांड बहुत बढ़ने वाला है। और इस परिस्थिति में, और ये कंपलसरी है, देखो हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक ये सोलर, ये विंड ये नहीं दे सकती आपको ऊर्जा और प्रकृति का ख्याल रखे। ये सिर्फ देगी एक ही सोर्स है, वो है एग्रीकल्चर, वो खेती, और खेती से बना हुआ हमारा एमकोल। बाकी कोई दूसरा साधन, कोई ऑप्शन ही नहीं है। Recording in progress. ग्राम पंचायत में अगर हमने एमकोल के प्रोजेक्ट लगाए, हम बात कर रहे थे 30 टन प्रति दिन अगर हम तैयार करें तो 20 से 25% दुनिया के लिए हम कोयले की रिक्वायरमेंट बना सकते हैं। लेकिन सोचिए कि यही आउटपुट अगर हम 75 से 100 टन पे लेके जाए, यानी 3 गुना से भी ज्यादा लेके जाए, तो सोचिए आने वाले दिनों में अगर डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ी, फिर भी 40 से 50%, 40% भी बहुत बड़ी बात है। इतना एमकोल हम तैयार कर सकते और पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। और ये काम करने की ताकत या कैपेसिटी या पोटेंशियल किसी दूसरे देश के पास नहीं, ना अमेरिका के पास है, ना चीन के पास है, ना किसी दूसरे इकोनॉमी के पास। ये सिर्फ हमारे पास है पोटेंशियल। यानी जो देश आज की तारीख में 90% ऑफ क्रूड इंपोर्ट करता है, आयात करता है, और उसके वजह से हमारा जो रुपया है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, आने वाले दिनों ये देश ना कि सिर्फ स्वयंपूर्ण बनेगा ऊर्जा में, पूरी दुनिया को ऊर्जा बेचेगा। और ये वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे देश को नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। और दोस्तों, इस सब जो चल रहा है ना, इस सब जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये आपको देख रहे हैं, ये सब ट्रेनिंग है। ये सब ट्रेनिंग है, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, हम पूरे परिवार के लिए है। इसका कारण ये है कि हमारा ये परिवार है ना, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा काम करने वाला है। ये दुनिया को इस संकट से बचाने बहुत बड़ा काम है। आने वाले दिनों में कई सारे राक्षस होंगे जिनसे हमें लड़ना होगा और जिनको मिटाना होगा। और ये राक्षस फॉसिल फ्यूल के ही नहीं, कई सारे अलग अलग तरह के होंगे। और दोस्तों, इसीलिए ये प्रकृति हमें तैयार कर रही है, ये तैयार कर रही है कि मिलके एक बहुत बड़ा काम करे, इस दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी के राह पर लेके गए। और तरीका कौन सा? बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस करे, और इस तरीके से करे, यानी दुनिया को इस संकट से बचाने के इस प्रोसेस में, इस बिजनेस करने के प्रोसेस में अपने आप हमारा देश दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा। और हम सब मिलके हमारे देश को फिर से उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय एमसीएल।